हेलो फ्रेंड्स। जो आज हम एनालिसिस कर रहे हैं वो हिंदू का एडिटोरियल है जो कि पब्लिश हुआ है जून 15 को 2020 को। और इसे हिंदू एडिटोरियल का टाइटल है नो लॉन्गर स्पेशल। ये बेसिकली इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को एनालाइज करता है एडिटोरियल, जिसमें कि रिसेंट जो इवेंट हुआ है वो इवेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है और वो इवेंट किस तरीके से आगे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इसके बारे में हम इस एडिटोरियल में समझेंगे। तो जैसा कि मेरा मॉडल है जिसमें ABC 3 पॉइंट हैं, और पहले हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि ये जो अभी जो हुआ है नेपाल के साथ में जो डिस्प्यूट और जो नेपाल के साथ में जो रिलेशनशिप में जो खटास आई है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसके बैकग्राउंड में अगर हम C पॉइंट को देखें तो हम देखते हैं कि ये 2019 में जब धारा 370 ख़त्म हुई और 3 नई यूनियन टेरिटरी बनी, उसके बाद इंडिया ने 2019 में एक न्यू पॉलिटिकल मैप पब्लिश किया और जारी किया। और उस पब्लिकेशन में कुछ एरिया जो कि जिसको नेपाल अपनी टेरिटरी कंसिडर करता है, वो हालांकि वो इंडिया के कंट्रोल में है, वो एरिया भी इंक्लूडेड किए गए। तो ये एक डिस्प्यूट का कारण था और ये एक ओल्ड डिस्प्यूट है। इसमें ये अभी की चीज़ नहीं है, काफ़ी पुरानी चीज़ है। और एक और दूसरा उसमें एक वजह था कि वहाँ पर जो रोड है वो पक्की रोड बनाई गई और वो रोड को भी नेपाल ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वो कंसिडर करते हैं कि वो उनके टेरिटरी पे रोड बनाई गई है। और इसी के बैकग्राउंड में 2014 में जो ब्लॉकेड हुआ था नेपाल का, वो भी एक इसका एक कॉन्टेक्स्ट है कि किस तरीके से नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और उसके साथ भारत की किस तरीके से रिलेशनशिप है और उसमें क्या क्या डिस्प्यूट चल रहा है, और ब्लॉकेड की भी जो पहली स्थिति थी वो ये इस एडिटोरियल को समझने का एक कॉन्टेक्स्ट देती है। तो आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर अवेयर होंगे। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली डायनेमिक्स क्या है, अगर हम देखें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मूवमेंट किस तरीके से है, तो हम ये देखते हैं कि नेपाल में एक सेंस ऑफ विक्टिमहुड है। वहाँ की पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें इंडिया के रिस्पेक्ट में एक विक्टिमहुड की फीलिंग है। और वो विक्टिमहुड की फीलिंग इसलिए है क्योंकि वो जो इसके पहले में नेपाल में मोनार्की हुआ करती थी, उसने जो इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट किए थे, वहाँ की नेपाल की पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी, उसको अनइक्वल एग्रीमेंट कंसीडर करते हैं, जिसमें कि वो कंसीडर करते हैं कि वो नेपाल के फेवर में नहीं है। और इस चीज़ को लेके वहाँ पर पॉलिटिक्स है। और जो अभी वहाँ की वर्तमान ओली गवर्नमेंट है वो अपना एक लेगेसी बनाना चाहता है, इन सारी चीज़ों को रिमूव करके, अनडन करके, क्योंकि जो जो एग्रीमेंट पहले इंडिया के साथ में हुए हैं, वो एग्रीमेंट में जो वो सोचते हैं कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, उसको वो रिमूव करके या उसको काउंटर करके वो एक ऑयली गवर्नमेंट अपना एक लेगेसी बनाना चाहती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ में नेपाल को लेके भारत के सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना किस तरीके से नेपाल को कोर्ट कर रहा है और नेपाल की को जो बैकिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह से नेपाल इज बिकमिंग मोर असर्टिव और वो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ये एक इस पूरे सिचुएशन में इस तरीके के वेरिएबल्स प्ले कर रहे हैं और ये पूरा उसका मिक्सचर है, जिसमें कि कई तरीके के रिक्वायरमेंट, कई तरीके के ट्रेंड हमको दिख रहे हैं। तो अभी जो रिसेंट इसको हमने 2 ब्लॉक में एनालाइज किया है। जो पहला पॉइंट है वो है नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है रिसेंट, उसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि अपने मैप को में जो चेंजेस को रेटिफाई किया है और उसमें वो टेरिटरी इंक्लूड किए हैं जिसको इंडिया क्लेम करता है, जैसे काला पानी और अदर 2 एरियाज आते हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि नेपाल भी वही टेरिटरी क्लेम कर रहा है जो टेरिटरी इंडिया क्लेम कर रहा है, और
एट प्रेजेंट इंडिया के कंट्रोल में है और इंडिया उस पर चाइना को काउंटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है। और ये जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो नेपाल की पार्लियामेंट में हुआ है, उसमें वोट वाज यूनानिमस। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वहाँ पर एक पॉलिटिकल यूनानिमिटी है इस पॉइंट को लेके नेपाल में। तो ये एक फैक्टर इंडिया को कंसिडर करना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल यूनानिमिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दैट टेरिटरी इन नेपाल्स पॉलिटिकल सेटिंग। और ये सारा जो चीज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं सम हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना की बैकिंग से। ये इंडिया बिलीव करता है एंड टू लार्ज एक्सटेंट इट इज़ ट्रू आल्सो। अब इसके लिए जो एडिटोरियल एनालाइज करता है ये जो इवेंट हुआ, इसके लिए एडिटोरियल कहता है कि ये एक्चुअली partially due to lack of diplomatic maneuvering on the part of India। ये डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग करने के लिए उसमें एक फैक्ट हमें कंसिडर ये करना पड़ेगा कि जो एक डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग के लिए जो एक टाइम या एक स्पेस या एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि नेपाल ने बड़ी स्पीडली इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कर दिया, जिससे कि अगर भारत के पास में वो समय और वो स्पेस ही नहीं छोड़ा कि वो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास कर पाते। तो हमें ये फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये स्पीड जो नेपाल के रिएक्शन में थी वो किन वजह से थी। व्हाट आर द फैक्टर इन्वॉल्व विच मेड नेपाल टू स्पीडली ब्रिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Why they did not waited for India, why they did not go for the diplomacy, what made them to take this step. So this is also one factor which we have to analyze. And the second factor is related to the timing and the urgency which India has given for this issue, for solving this issue. टाइमिंग को लेके नेपाल ये कह रहा है कि उन्होंने इंडिया के पास अप्रोच किया, उनके राजदूत भी इंडिया में मिलना चाहते थे, वो उन्हें डिनाई कर दिया गया। और इसको लेके इंडिया का कहना ये है कि अभी चूँकि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है और इसके लिए इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसको एक एग्रीड म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम पे के लिए हम इसको डिफ़र करें, क्योंकि अभी जो इमीडिएट हमारे पास में जो इशू है वो है कोविड संबंधित इशू और इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक टाइमिंग को लेकर डिसएग्रीमेंट था, क्योंकि नेपाल का कह रहा था कि भारत दूसरे फोरम में इंगेज कर रहा है, तो क्यों ना वो ही चीज़ नेपाल के साथ भी करे इसी समय में, जिससे कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। और दूसरा इसको लेके थोड़ा एक अर्जेंसी भी एक उतनी शो नहीं हुई, ऐसा एडिटोरियल का क्लेम है। तो एडिटोरियल यहाँ पर दूसरे एक इंसिडेंट जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि नेपाल बॉर्डर में फायरिंग हुई और कुछ इंडियन सिटीजन की डेथ हो गई, और ये जो लोकल डिस्प्यूट था उसको जिस तरीके से रिजॉल्व करने के लिए एक स्पीडली अप्रोच किया गया, एक अलैक्रिटी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, वही स्पीड, वही अर्जेंसी और वही एक इमीडिएसी हमें ये जो नेपाल के साथ जो रिलेटेड टू टेरिटरी में जो इशू हो रहे हैं उसके लिए भी करनी चाहिए, ऐसा एडिटोरियल रिकमेंड करता है, ऐसा सजेशन देता है। तो हम यहाँ पर इसको, ये एक एनालिसिस है आज के एडिटोरियल का, टाइटल इज नो लॉन्गर स्पेशल। ये इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में है, क्योंकि इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप काफ़ी हिस्टोरिकल हैं और एक ओपन बॉर्डर सिचुएशन है, और उसमें किस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर चाइना की वजह से और जो हमारे डिस्प्यूट थे लैंड को लेके उसको टाइमली और उस अर्जेंसी के साथ में ना हैंडल करने से किस तरीके से सिचुएशन डिटोरिएट हो गई और उसके लिए हमें फ्यूचर में किस तरीके से रेमेडियल मेजर लेने चाहिए, ये एक उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया एडिटोरियल है जो कि अच्छा है। इसमें समझने वाली बात यह है कि डिस्प्यूट तो है हमारे पास में, उसको हम किस तरीके से कितनी अर्जेंसी देते हैं और उसके लिए जो हम टाइमली एक्शन लेते हैं, दैट इज़ द
critical thing for resolving any dispute. So this conclude my first analysis of Hindu's article. The second thing I took is the one column. The title of the column is the need for anti-discrimination law. ये बड़ा अच्छा कॉलम है, ये रिटन बाय सुहृत पार्थसारथी, और ये अगेन सेम डेट में 15 जून 2020 को पब्लिश किया गया। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये एनालाइज करता है कि किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होता है, और क्या लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ हैं जो अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए हैं। तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, और किस तरीके से लॉ इस डिस्क्रिमिनेशन को डील करने के लिए बनाए गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो लॉ है मोस्टली वो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट को हैंडल करते हैं, लेकिन केवल डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इनडायरेक्ट वे में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये इनडायरेक्ट वे में डिस्क्रिमिनेशन क्या है और कैसे उसके लिए रेमेडियल उसको काउंटर करने के लिए कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए जा सकते हैं, कैसे उसमें लॉ बनाए जा सकते हैं। तो ये पहले हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को समझना ज़रूरी है, और ये अगेन उसी फॉर्मेट में प्रिपेयर किया गया है जिसमें कि ABC 3 कंपोनेंट हैं, और ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो एक मूवमेंट है, वो बेसिकली मूवमेंट टुवर्ड्स all encompassing law against discrimination, means there is a discrimination and law is there, and again, so now from this to this point we have to move with all encompassing law, so that it covers not only direct discrimination but indirect discrimination also. So in that context this article is written. So first we have to see that what is direct discrimination. तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसा कि आप जानते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में भी होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि डिस्क्रिमिनेशन के कई पहलू हैं, वो कई लेवल पे ऑपरेट करता है। जैसे कि लोगों का क्लास बेस्ड, इकोनॉमिक क्लास सोसाइटी में किस तरीके की एक हायरार्की रहती है, उसमें किस तरीके से क्लास के आधार पे लोगों का डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, फिर जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल, किस तरीके से फीमेल या वीकर जेंडर कंसीडर किया जाता है, और बेस्ड ऑन रिलीजन, किसी के रिलीजन के आधार पे उससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडिया में हम ये पाते हैं कि रीजन बेस्ड भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, नॉर्थ वेस्ट वर्सेस साउथ। तो इस तरीके से रीजन, फिर लैंग्वेज के बेसिस में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन करने के कई सारे एस्पेक्ट हैं और कई लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये पूरा एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आ गया है, ये डीप रूटेड है, और सोसाइटी के कई जो पहलू होते हैं उसमें कई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सो मेनी कैटेगरी वो होता है। तो ये एक इसको लेके एक काफ़ी अवेयरनेस लोगों में आ गई है, और इसको फाइट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी प्रोविज़न भी बने गए हैं। तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन अब उतना ओपनली नहीं है, उतना उसको लेके कई पिनल प्रोविजन है जो कि जिसको काउंटर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से उसको काउंटर कर सकते हो, लेकिन कई इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी हैं जो कि लीगली ऑन फेशियल फ्रंट आपको वो ऊपर से बिल्कुल लीगली कंप्लायंस में लगेंगे, लेकिन वो जब अप्लाई होते हैं उनके ऑपरेशन में आप उसके इफेक्ट या उसमें डिस्क्रिमिनेशन पाते हो। तो वो एक तरीके से इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि फैक्चुअली अगर आप ऑन फेस आपको न्यूट्रल दिखेगा, आपको वो ऐसा नहीं लगेगा कि इट इज़ इन वायलेशन ऑफ इक्वलिटी लॉ और इट इज़ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन जब आप उसके अंदर में डिटेल में जाओगे तो आप उसमें पाओगे कि वहाँ पर चीज़ें इन एप्लीकेशन, इन ऑपरेशन
वहाँ पर चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी हो रही हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे सपोज किसी की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकता है, किसी को भी रेंट में दे सकता है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। अब लेकिन जब वो किसी व्यक्ति को, सपोज कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, और वो ए को ना बेच के बी को बेचता है, और उसके पीछे का वो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही है कि उसके पास में अथॉरिटी है, उसके पास में चॉइस है कि वो ए को बेचे, बी को बेचे, सी को बेचे। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति का जो डिसीजन था कि उसने ए को ना बेच के बी को बेचा, वो इसलिए था क्योंकि वो उसके कुछ बायसेस थे जो वो उसको ए को बेचने से रोक रहे थे। जैसे वो हो सकता है कि उसका बेस्ड ऑन उसका रीजन हो, उसके रिलीजन हो, कि वो उसका क्षेत्र का हो, लैंग्वेज का हो, तो वो कई तरीके के उसके जो डिसीजन में फैक्टर रहे जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन का प्ले हो रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर काम कर रहा था। लेकिन ये चीज़ आप लीगली आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये उसका एक राइट है कि वो उसकी चीज़ है, वो किसको बेचना चाहे, किसको देना चाहे। लेकिन उसका जो डिसीजन था वो बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन था। तो यहाँ पर उस पॉइंट को कैसे हम लीगल फ्रेमवर्क में लेके आए, ऑथर का ये आर्गुमेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि किस तरीके से इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन चलता है, जो कि प्रैक्टिस दैट आर फेयर इन फॉर्म बट डिस्क्रिमिनेटरी इन ऑपरेशन। मतलब वो ऑन फेस वो आपको सारा चीज़ फेयर दिखेगा, लेकिन उसके बिहाइंड जो है या उसके ऑपरेशन में उसका में डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच होता है। ये कई 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 बार ये अनइंटेंशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, और लेकिन ओवरऑल इफेक्ट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है इक्वालिटी का, ये उसके अगेंस्ट में काम करता है। इससे संबंधित कुछ कोर्ट रूलिंग भी थी। एक पर्टिकुलर यूएस की रूलिंग थी जिसमें कि एक कंपनी ने एंट्री लेवल पोस्टिंग के लिए एक कुछ टेस्ट रखा, रिटन टेस्ट रखा। अब अगर आप किसी को जॉब दे रहे हो और आप उसके लिए रिटन टेस्ट रख रहे हो, तो ऑन फेस इट इज़ न्यूट्रल थिंग, इट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी थिंग। उसमें आप बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हो कि आप इसको क्यों रखना चाहते हो, और उसके लिए आप किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो। लेकिन जब इसके डेप्थ में गया, इसके ऑपरेशनल पार्ट को देखा गया और इससे कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये पाया गया कि ये ब्लैक अफ्रीकन लोगों को अफेक्ट कर रहा है, जो कि ओवरऑल इक्वलिटी के जो विजन है उसको हैम्पर कर रहा है। इस वजह से ये कोर्ट रूलिंग में इस चीज़ को रोका गया। ये दिस केस इज बिलोंग्स टू यूएसए। और सेम एक इंडिया में भी एक केस हुआ, जैसे कि एक रेलवे में एक एम्प्लॉय ने अपनी वाइफ को डिसोन कर दिया, और उसको डिसोन करने की वजह से उसकी वाइफ को मेडिकल फैसिलिटी रेलवे ने देने से मना कर दिया। तो अगेन उसके इस रेलवे की इस रूलिंग के अगेंस्ट में फैसला दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अगेन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच हुआ उसका, जो हालांकि वो न्यूट्रल वे में वो चीज़ें ली गई ऑन फेस वैल्यू, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, अनजस्टिफाइड वे में उसका इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हम डिस्क्रिमिनेशन को इफेक्ट के टर्म पे समझ रहे हैं, ना कि एक्चुअल में जैसा इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट सही है कि गलत है। ये इस तौर पे हम इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को देख रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जो उसका फेस वैल्यू है, जो जिस तरीके से वो शो किया गया है, जिस तरीके से लॉ के टर्म पे कंप्लायंस है, वो तो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट गलत हो रहा है। तो ये फैक्टर को भी हमको समझना जरूरी है। दूसरा चीज क्या है कि ये चीज ऐसी क्यों हो पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन की वजह से ये चीजें हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं हो पा रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें आर्टिकल 15(2) है और एक राइट टू एसोसिएशन है। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं इन मैनी ओकेजन, क्योंकि जैसे
आर्टिकल 15(2) जो कहता है कि किसी भी स्टिपुलेट दैट सिटीजन शैल नॉट ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ बी डिनाइड एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब यह है कि किसी भी ग्राउंड में, चाहे वो उसका सेक्स हो, रिलीजन हो, या फिर क्या कहते हैं कास्ट हो, या प्लेस ऑफ बर्थ हो, उसकी वजह से उसको किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी से डिनाई नहीं किया जाएगा। लेकिन एक जो राइट टू एसोसिएशन का भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम देता है। अब इसमें अगर हम 4-5 लोग हैं, एक सेट ऑफ पीपल हैं, और ये कैटेगरी के लोग एक आपस में एसोसिएशन बनाते हैं बाय एक्सक्लूडिंग दीज पीपल, और इसमें जो एसोसिएशन बनाने के पीछे जो एक रीजन है, उसमें ये फील होता है, ये बाय इम्प्लीकेशन ये समझ में आता है कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच से ये एसोसिएशन बनाया गया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में है। पहला तो इनका एक राइट कि एसोसिएशन बनाए, लेकिन इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा राइट है कि आपको इक्वली ट्रीटमेंट का, वो भी वायलेट हो रहा है कि आपने इन लोगों को छोड़ा है बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, इसको लेके काफ़ी तर्क वितर्क वाली बात है कि इसको लेके किस तरीके से किया जाए। इसमें एक कोर्ट रूलिंग भी है जिसमें पारसी समुदाय के लिए है कि किस तरीके से वो पारसी हाउसिंग सोसाइटी ने अपनी जो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्रॉपर्टी है किसी भी नॉन पारसी को सेल करने के लिए बैन किया। उसमें वो मतलब जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके कोई भी मेंबर ये नॉन पारसी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है। तो उसके अगेंस्ट में भी एक कोर्ट, मतलब उसके अगेंस्ट में लोग कोर्ट में गए, और कोर्ट ने उनके जो आर्गुमेंट थे पारसी समुदाय के कि हमारा एक एसोसिएशन का एक राइट है, और उसके बेसिस में हमने ये रूलिंग बनाई है जो कि इन एग्रीमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक चीज हुआ, लेकिन यहाँ पर एक इक्वलिटी का भी लॉ वायलेट हुआ। तो ऑथर का ये कहना है कि इस तरीके की सिचुएशन जो कि इन वन एस्पेक्ट इट इज इन एग्रीमेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशन बट इन अनदर एस्पेक्ट इट इज इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए, क्योंकि ये वायलेशन जहाँ तक हो रहा है ये प्राइवेट पार्टी के द्वारा, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये इंडिविजुअल के द्वारा हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए एक ऑल इनकम्पेंसिंग लॉ की बनाने की जरूरत है जो कि इंक्लूड करे गवर्नमेंट को भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को भी, और जो किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करे। उसके एग्जाम्पल में साउथ अफ्रीका का केस लिया गया है कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि वहाँ अपार्थाइड की प्रॉब्लम थी और वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर किस तरीके से अपार्थाइड या डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, और उसमें दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टेक होल्डर बनाया गया है। और इस तरीके से इस डायरेक्शन में कि एक ऑल इनकम्पेसिंग लॉ बनाया जाए, इसके लिए कुछ एफर्ट भी हुए हैं। जैसे एक शशि थरूर जी ने एक बिल लेके आए थे, फिर एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च ने भी एक बिल ड्राफ्ट किया था। तो इसमें इस डायरेक्शन में भी कुछ एफर्ट चल रहे हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, एक ऑल इनकम्पेसिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाया जाए जिसमें कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड किया जाए। और ऑथर ये क्वेश्चन कर रहा है कि हमें इस तरीके के एल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि केवल डिस्क्रिमिनेशन, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ही होते हैं और ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट के ही डोमेन में होते हैं, और जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो सफिशिएंट है। ऑथर का ये कहना है कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है इक्वलिटी का, उसको अफेक्ट करते हैं, और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन का सपोर्ट लेते हैं और उसकी वजह से वो चीज़ें होती हैं। तो किस तरीके से एक बिल बनाया जाए जिसमें कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके कि आपकी इंडिविजुअल राइट भी हो और साथ में
वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी भी हो। ऐसा करके एक लॉ बनाना चाहिए जिससे कि हम मोर इगैलिटेरियन और मोर इक्विटेबल सोसाइटी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है इंडिया का, उसको प्राप्त करने में सक्षम हो। तो अगेन एंड में मैं एक बार फिर से इसको एनालाइज कर देता हूँ कि ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ आर्टिकल है ABC, और C में आपको आपकी एक अपनी सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन को लेके और उसके अगेंस्ट में क्या लॉ बने गए हैं। दूसरा जो हमारा अप्रोच है इस आर्टिकल में, एक टुवर्ड्स ए ऑल इनकम्पेंसिंग लॉ, और जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में है, और किस तरीके से डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो यूज हो रहा है इस इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को कंटिन्यू करने में, और किस तरीके से हम इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग ए न्यू लॉ विच कैटर नॉट ओनली टू डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन बट इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके से हम सोसाइटी को मोर इगैलिटेरियन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय एनालिसिस ऑफ हिंदू आर्टिकल टुडे। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा, और धन्यवाद।